तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। तो आज की लाइव क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर मैं बात करने जा रहा हूं कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। सभी महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें बन सकती हैं परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण, सबके बारे में एक एनालिसिस पेश करने वाला हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ आपको सोर्सेज के बारे में। तो indiadiscovery.org की एक वेबसाइट, जिससे मैंने ये तमाम सारे स्क्रीनशॉट्स लिए। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की इतिहास की जो किताब है, उसके मैं एक्सप्लेनेशंस को यूज कर रहा हूँ। आज की इस पीडीएफ फाइल, आज की इस लाइव क्लास में वो पीडीएफ फाइल्स को मैं यूज कर रहा हूँ। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़ी हुई पहले कुछ चीज़ों के एक बेसिक में देख लेते हैं, फिर एक एक अधिवेशन को करते हुए, उसे डिटेक्ट करते हुए, सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए चलेंगे। कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिएगा, और जैसे जैसे मैं चीज़ों को बताते जा रहा हूँ, आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे साथ में नोट करते जाइएगा। मेरी आवाज़ को अपने कानों तक जाने दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। और आज की लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर मैं बात करने वाला हूं। और जो आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में अभी तक आपको परेशानी हो रही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्वेश्चन परेशान कर रहे थे, आज के बाद आपकी वो परेशानी पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाली है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद में एक एक अधिवेशन को साथ साथ बिल्कुल अध्यक्ष के साथ में स्थान, वर्ष और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 को। इसका पहला अधिवेशन हुआ है मुंबई में। ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता के जो बैरिस्टर थे, उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी जी, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और कहा जाता है कि जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस की स्थापना के समय में 1884 से 88 इनका कार्यकाल रहा है। इन्होंने अप्रत्यक्ष रीति से समर्थन किया था। इसकी स्थापना की गई है एओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम था एलन एक्टिवियम ह्यूम, के द्वारा। कांग्रेस का जन्म जाता इन्हें कहा जाता है। इनकी मृत्यु हुई है 1912 में, और कांग्रेस ने उसे अपना जन्मदाता और संस्थापक घोषित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है कि 1885 में एओ ह्यूम के सिवा कांग्रेस की कोई स्थापना कर नहीं सकता था। लेकिन सी वाई चिंतावड़ी ने कहा है कि राजनीतिक उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मेलन का विचार कई व्यक्तियों के मन में था, और यही 1885 में चरितार्थ हुआ है। तो कुछ हमें यहाँ पर थोड़ा सा जो इतिहास की चीज़ों को लेकर के, या कांग्रेस की स्थापना को लेकर के अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो थोड़ा सा मतभेद जरूर दिखाई देता है। लेकिन एक चीज़ तो थी, लोगों के मन में आक्रोश था। लोग चाहते थे कि हम संगठित होकर के विरोध करें, और उसी की परिणति थी कि 1885 में कांग्रेस के अधिवेशन की जब पहला अधिवेशन होता है, उसके बाद में वो परिणति फिर हमें आने वाले आज़ादी के समय तक दिखाई देती है। तो 5-6 फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। पहले तो कांग्रेस की स्थापना हुई कब है? वो हुई है 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुई है? वो हुई है मुंबई में। पहले अध्यक्ष रहे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। की किसके द्वारा की गई है? तो वो है एलन एक्टिवियम ह्यूम जी। उस समय वायसराय कौन था? तो वो था हमारा लॉर्ड डफरिन। इसलिए 5 फैक्ट इंपॉर्टेंट हमारे ये हो गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा है कि 1885 में ह्यूम के सिवा कोई व्यक्ति राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर नहीं सकता था। तो इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। इसके अलावा सीवाई जो चिंतामणि है, इन्होंने कहा है कि राजनीतिक उद्देश्यों से राष्ट्रीय सम्मेलन का विचार कई व्यक्तियों के मन में उठ रहा था, और वही 1885 में चरितार्थ हुआ था। तो ये हो गई बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई कुछ चीजों के बारे में। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां से हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 4 अधिवेशन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, आपको चारों अधिवेशन याद रहेंगे, और उन चारों अधिवेशन, ये शुरू के 4 अधिवेशन तो आपको बिल्कुल याद रखने, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा और कौन कौन से अधिवेशन है जो आपको याद रखने। तो देख लेते हैं फटाफट पहले 4 अधिवेशन को, कौन कौन से 4 अधिवेशन है जो आपको याद रखने। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 1885, 86, 87 और 88। अगर आपको स्थापना याद है तो हर साल बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि हर एक साल में होता था। स्थान आपको रखने की, याद रखने के लिए एक ट्रिक आप यूज कीजिएगा हमेशा, बकमई। बकमई, ठीक है, यानी कि बंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। बकमई ट्रिक आप यूज कीजिए तो आपको चारों का नाम याद हो जाएगा। पहले अध्यक्ष इसके रहे हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। दूसरे अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नौरोजी जी, जो पारसी व्यक्ति थे। तीसरे व्यक्ति हैं बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले मुस्लिम रहे हैं। और चौथे थे जॉर्ज यूले जी, जो कौन रहे हैं? जो रहे हैं एक विदेशी व्यक्ति। तो इसलिए चारों के जो अध्यक्ष है वो इंपॉर्टेंट है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले अध्यक्ष हैं। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी व्यक्ति हैं जो इसके अध्यक्ष बने हैं, दूसरे व्यक्ति हो गए। तीसरा जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। और चौथे जॉर्ज यूले जी, पहले विदेशी अध्यक्ष हैं। तो पहले विदेशी अध्यक्ष बने इलाहाबाद के अधिवेशन में, मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं मद्रास के अधिवेशन में,
कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जी और बंबई के अधिवेशन, पहले अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। तो इसलिए 1885, 86, 87 और 88 बंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, बकमई आप याद रखिएगा। तो आपको याद रहेगा व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज यूले, ठीक है। ये 4 लोग हैं जो स्टार्ट में अध्यक्ष रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी पहले अध्यक्ष रहे हैं, दादा भाई नौरोजी जी दूसरे अध्यक्ष रहे हैं, तीसरे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले चौथे और पहले विदेशी व्यक्ति थे जो अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक है। अब बात आती है 7वें अधिवेशन की जो हमारा हुआ है 1891 में, यानी कि 1891 में जो 7वां अधिवेशन हमारा हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुआ है ये नागपुर में और इसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू जी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारतीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द को यहीं पर जोड़ा गया था। 7वां अधिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द को, कौन सा शब्द, राष्ट्रीय जो शब्द है, ये इस अधिवेशन में जोड़ा गया था। कौन से अधिवेशन में? 7वें अधिवेशन में। कहां पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। पी आनंद चार्लू जी इसके अध्यक्ष थे। तो 7वां अधिवेशन आप लोग नोट कर लीजिए और इसमें लिख लीजिए कि जो कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द है, ये 7वें अधिवेशन में 1891 में जोड़ा गया है, जो हुआ था नागपुर में। शाम को 8 बजे लाइव क्लास में टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस से होंगे। अधिवेशन जो भी हुए हैं, ये सारे के सारे अधिवेशन से टॉप 10 क्वेश्चंस मैं उठाने वाला हूं, जिनकी प्रैक्टिस के लिए सभी लोगों को क्लास में जुड़ना है शाम को 8 बजे लाइव। तो 7वां अधिवेशन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया था। अब देखते हैं और कौन से अधिवेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 1896 का एक अधिवेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो है हमारा कलकत्ता का अधिवेशन। 12वां अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी जी ने। 1896 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, में बंकिम चंद्र जो चटर्जी जी थे, इन्होंने अपना जो स्वरचित गीत था वंदे मातरम, इसको गाया था। तो 12वां अधिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है भाई साहब? इसका नोट्स आप बना लीजिए, क्योंकि जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो हैं, इन्होंने क्या किया था, जो इनका एक प्रसिद्ध गीत है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको क्या किया था, इन्होंने गाया था कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता के इस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी जी। ये अधिवेशन हुआ है हमारा 1896 में। तो 1896 का ये अधिवेशन हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कौन सा गीत गाया था? जो वंदे मातरम गीत है वो गाया था। तो 12वां अधिवेशन आपको याद रखना है, हुआ है कलकत्ता में। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या किया है? अपना राष्ट्रीय गीत जो इनका है वंदे मातरम, उसे गाया है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी जी। तो ये हो गई हमारे 12वें अधिवेशन की बात। अब 1906 का एक अधिवेशन हुआ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं 1906 के अधिवेशन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। 1906 का अधिवेशन कहां पर हुआ है? ये हुआ है कलकत्ता में। अध्यक्षता इसकी एक बार फिर से कौन कर रहा था? वो कर रहे थे दादा भाई नौरोजी जी। और दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष भी ये थे। ये अधिवेशन हुआ है 1906 में। कौन सा अधिवेशन था? अधिवेशन नंबर था 22 और दादा भाई नौरोजी जी इसके अध्यक्ष थे। इसमें हुआ क्या है, इन्होंने अपने भाषण में पहली बार एक शब्द का उपयोग किया था। वो शब्द है कौन सा? स्वराज। दादा भाई नौरोजी जी ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया है। कहां, किस अधिवेशन में? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। 22वां अधिवेशन था, 22nd अधिवेशन था, जहां पर स्वराज शब्द का उपयोग किया गया दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। तो आपको यह याद रखना, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा जो स्वराज शब्द है वो 22वें अधिवेशन में यूज हुआ है। कहां पर? कलकत्ता में। और यह अधिवेशन हुआ कब था? यह अधिवेशन हमारा हुआ था 1906 में। तो 1906 के अधिवेशन से यह चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके बाद 1907 का अधिवेशन आपके लिए भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूरत अधिवेशन है। अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस जी। फूट शब्द आपको याद आता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक बार फूट पड़ गई थी। तो 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ है। सूरत अधिवेशन जो हुआ है, यहां पर कांग्रेस का क्या हुआ था? पहला विभाजन हुआ था। पहला विभाजन हुआ है यहां पर। कौन से? 1907 के अधिवेशन में, जो था 23वां अधिवेशन। कहां पर हुआ था? हुआ था सूरत में। अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष जी। तो जो ये अधिवेशन हमारा 1907 का अधिवेशन है, ये हमारा इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया था। अब 1911 का एक
कलकत्ता अधिवेशन जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अधिवेशन था हमारा 27वां, हुआ है कलकत्ता में। कब हुआ है? 1911 में। और पंडित बिशन नारायण धड़ जी इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, वो हमारा यहाँ पर गाया गया था। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हमारा 22वां अधिवेशन कलकत्ता वाला। 22वें कलकत्ता वाले अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जी की अध्यक्षता में क्या हुआ था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जो लिखा हुआ गीत है वंदे मातरम, वो गाया गया था। और इसके बाद में फिर एक कलकत्ता का अधिवेशन हुआ है 1911 में, 27वां अधिवेशन, जहां पर पंडित बिशन नारायण धड़ जी की अध्यक्षता में रविन्द्रनाथ जी द्वारा लिखित जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, वो गाया गया था। तो 1911 का अधिवेशन इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो है हमारा 1916 का अधिवेशन। अब लखनऊ अधिवेशन आप जान ही गए होंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। अंबिका चरण मजूमदार जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और ये अधिवेशन नंबर था 32, यानी कि 32वां अधिवेशन था, लखनऊ में हो रहा था। कब हो रहा था? 1916 में हो रहा था। अंबिका चरण मजूमदार जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, इसके बाद में क्या हुआ था कि जो 1916 में लखनऊ कांग्रेस में यहाँ पर क्या हुआ था, जो विभाजित गुट थे वो एक हो गए थे। और इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम है लखनऊ समझौता। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, नोट्स इसका बना लीजिए। लखनऊ समझौता हुआ। पहली चीज तो ये हुई कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में जो हुआ था। इसके बाद में 32वें अधिवेशन 1916 लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर से एक हो गई थी और मुस्लिम लीग के साथ में इन्होंने एक समझौता किया था जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा 1916 के लखनऊ अधिवेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है ये आपको याद रखना है। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, एक तो अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, दूसरे मुस्लिम लीग से एक समझौता हुआ है और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन था उसके बाद में यहां पर 1916 में उसका एकीकरण हुआ है। तो ये हो गया हमारी 1916 के अधिवेशन के बाद। अब एक विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ है कलकत्ता में। तो जब विशेष अधिवेशन है तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना ही था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय जी ने। कांग्रेस के इस कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी लाला लाजपत राय जी ने। तो जो असहयोग का प्रस्ताव है, किसका प्रस्ताव है? असहयोग। असहयोग का प्रस्ताव कहां पर रखा गया? ये विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता जो अधिवेशन विशेष अधिवेशन हुआ है, यहां पर असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था? गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था। अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। मैं फिर से एक बार आपका रिवीजन करा देता हूं, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा टाइम हम ले लेंगे। विशेष अधिवेशन हुआ है 1920 में। कहां पर हुआ है? कलकत्ता में। वो देख रहे हैं आप कलकत्ता के कितने अधिवेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ है विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता का, यहां पर लाला लाजपत राय जी अध्यक्षता कर रहे थे और गांधी जी के द्वारा यहां पर असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था। इसके अलावा देखिए अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन था वो छूट रहा था, वो है हमारा 33rd अधिवेशन, 33वां अधिवेशन। ये हुआ था 1917 में और ये भी कलकत्ता में ही हुआ है। तो कलकत्ता के बहुत सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे श्रीमती एनी बेसेंट जी। ये पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आपको याद रखना जो श्रीमती एनी बेसेंट जी हैं ये पहली महिला अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 33वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कहां पर? कलकत्ता में। तो एनी बेसेंट जी जो थी इन्होंने पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया कलकत्ता अधिवेशन में। 33वां 1917 का यह अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की हुई थी। तो विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में कलकत्ता में जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय जी और गांधी जी के द्वारा यहीं पर किसका प्रस्ताव रखा गया था? तो जो असहयोग था इसका प्रस्ताव यहीं पर रखा गया था। तो ये हो गई बात हमारी 1920 के अधिवेशन के बारे में। अच्छा, 1920 अधिवेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बाद में कानपुर एक अधिवेशन और हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो हुआ है हमारा कहां पर? नागपुर में। तो अभी उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं इसके बाद में 1921 के अधिवेशन के बारे में। तो जो 1921 का अधिवेशन है इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस का ये था अहमदाबाद अधिवेशन जो हमारा 21वां। इसके बाद में अगर हम बात करें अधिवेशन जो हुआ है
हाँ 1921 का जो हमारा अधिवेशन हुआ, जो अधिवेशन नंबर कौन सा था, वो था हमारा 37। तो 1921 का जो हमारा 37वां अधिवेशन हुआ है, ये हमारा कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है अहमदाबाद में। अध्यक्षता इसकी कौन कर रहा था, अध्यक्षता कर रहे थे हकीम अजमल खान साहब। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव तो किसका हुआ था, CR दास का हुआ था। इसमें क्या बात हुई थी, जो CR दास थे यानी कि जो देशबंधु हमारे चित्तरंजन दास जी थे, चुनाव अध्यक्ष पद के लिए इनका हुआ था, चित्तरंजन दास जी का। लेकिन क्या करें कि जो 37वां अधिवेशन जब 1921 अहमदाबाद में हुआ, तो चित्तरंजन दास जी कहां पर थे, ये थे जेल में, ये थे जेल में। इसीलिए इसकी अध्यक्षता किसने की थी, हकीम अजमल खान जी ने की हुई थी, इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहा जाता है कि जो 37वां अधिवेशन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी को मिली थी, परंतु जेल में होने के कारण किस व्यक्ति ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उसका नाम था हकीम अजमल खान। तो हकीम अजमल खान जी का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि 1921 के अहमदाबाद की अधिवेशन की जो अध्यक्षता है CR दास जी की जगह पर इन्होंने की हुई थी। तो ये हो गई बात हमारे 37वें अधिवेशन के बारे में, 1921 के बारे में। अब काकीनाडा का जो अधिवेशन है 1923, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं 39वां अधिवेशन 1923 काकीनाडा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो इसकी अध्यक्षता पहली चीज तो कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली जी। और जो हमारा 1923 का जो अधिवेशन है काकीनाडा कांग्रेस सम्मेलन, यहाँ पर अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो जो हमारा 39वां अधिवेशन है काकीनाडा का, यहाँ पर अखिल भारतीय खादी बोर्ड, अखिल भारतीय खादी बोर्ड, इसकी स्थापना की गई है। कहां पर की गई है, काकीनाडा के अधिवेशन में की गई है। मौलाना मोहम्मद अली जी इसके अध्यक्ष थे और यह अधिवेशन हुआ था हमारा 1923 में। यह अधिवेशन नंबर था हमारा 39 यानी कि 39। तो 39वां अधिवेशन, इसका नोट्स बना लीजिए। 39वां अधिवेशन हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इसी काकीनाडा अधिवेशन में की गई है, मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में जो हुआ है। इसके बाद में एक विशेष अधिवेशन फिर हमें 1923 में ही देखने को मिलता है, जो होता है दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। तो जो हमारा ये अधिवेशन हुआ है, ये हुआ है हमारा 1923 में। इसके बाद में जो मैं अभी गुवाहाटी अधिवेशन की बात कर रहा था 1926 में, ये 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं। श्री एस श्रीनिवास अयंगर जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। ये अधिवेशन नंबर था 42 यानी कि 42। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये हुई थी कि जो पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो 42वां अधिवेशन जो 1926 गुवाहाटी में हुआ है, इसमें क्या हुआ था, खादी पहनना, जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे इनको जो खादी पहनना था, ये क्या कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था कि आपको खादी पहनना है 42वें अधिवेशन 1926 में। तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में जो एस श्रीनिवास अयंगर जी थे ये अध्यक्ष थे, और यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खादी पहनना अनिवार्य बना दिया गया था। तो ये बात हो गई हमारी 1926 के अधिवेशन की इंपॉर्टेंस की। अब 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी जो महत्व है उसको, जो इसका जो महत्व है उसको बताने की कोई जरूरत नहीं। 45वां अधिवेशन था 1929 लाहौर का, अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, और ये अधिवेशन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए क्योंकि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य का जो नारा था वो यहीं पर दिया गया था। कहां पर, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में जो हुआ था। और ये अधिवेशन नंबर कौन सा था, ये अधिवेशन नंबर था 45 यानी कि 45वां अधिवेशन। तो हमारे लिए 45वां 1929 का लाहौर अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर पहली बार जो था पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये कहां पर की गई थी, पूर्ण स्वराज का नारा यहां पर हमारे लिए दे दिया गया था। अब कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन इसके बाद हुआ है 1929 में, तो इसकी तो बात हमने भी यहां पर कर ली है कि 1929 के जो लाहौर अधिवेशन यहाँ पर, अच्छा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन है, यहीं पर 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय ले लिया गया था। तो 1929 का अधिवेशन हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या किया गया था, स्वतंत्रता दिवस, जो स्वतंत्रता दिवस है इसके रूप में इसे मनाने का निर्णय ले लिया गया था। इसके बाद जो कांग्रेस का फिर 1931 का कराची अधिवेशन है, जो अधिवेशन नंबर है 46, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। क्यों, क्योंकि कराची अधिवेशन में क्या किया गया था, मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव को पारित किया गया था। और इस सम्मेलन में
पास किया गया था कराची प्रस्ताव कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। तो इसलिए यह अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कराची अधिवेशन की 1931 में, और यहीं पर क्या किया गया था, कराची प्रस्ताव पास किया गया था। तो कराची प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पास किया गया था, वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की, हुआ था 1931 में। और ये जो हमारा अधिवेशन नंबर था, ये था हमारा अधिवेशन नंबर 46। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 1936 का हमारा 50वां जो अधिवेशन हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये हुआ है लखनऊ में, और जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ है। यहाँ पर नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की जो व्याख्या है वो की हुई थी। तो जो वैज्ञानिक और आर्थिक रूप में साम्यवाद की क्या व्याख्या होगी, ये 50वां अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ है जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 50वें अधिवेशन को याद रखना है, अब यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है। इसके बाद में जो 38 का हरिपुरा अधिवेशन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों अधिवेशन आपको याद रखने, 1938 और 39 के दोनों 52वां और 53वां अधिवेशन जो है, दोनों की अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों अधिवेशनों में अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये 52वां और 53वां अधिवेशन था, एक हुआ था हरिपुरा में, दूसरा हुआ था त्रिपुरी में। तो सुभाष चंद्र बोस जी दोनों के अध्यक्ष यहाँ पर रहे थे। तो 1938 का और 1939 का ये दोनों अधिवेशन आपको याद रखना है। इसके बाद में जो कांग्रेस का रायगढ़ अधिवेशन हुआ है 1940, ठीक है। तो जो कांग्रेस का रायगढ़ अधिवेशन हुआ है 1940 में, ये था 54वां अधिवेशन, और इस 54वें अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो रायगढ़ अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे, यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा गया था। तो यहाँ पर जो 1940 का ये रायगढ़ अधिवेशन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, विनोबा भावे जी का नाम आपको याद आ रहा होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात यहाँ पर की गई थी, और व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव जो है यहाँ पर रखा गया था। इसके बाद में अगर हम बात करें अंतिम जो है कांग्रेस में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अगर हम बात करें, तो जो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो थे हमारे जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये थे। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अगर पहली जो महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला की बात करें, तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में क्या किया था, अध्यक्षता की हुई थी। इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ है 1924 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको अलग से बता रहा हूं, जो आपको याद रख लेना, ठीक है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जी के बारे में अभी मैंने आपको बताया, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बताया, वो थे जॉर्ज यूले। और अगर सर्वाधिक बार कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो दादा भाई नौरोजी और पंडित नेहरू जी, दोनों लोग जो थे, इन्होंने सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ 1916 में हुआ था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। अब मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, रिवाइज आपको करा दे रहा हूँ, तो आपको रिवाइज हो जाएगा सारी चीजें। देखिए, जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। दादा भाई नौरोजी और पंडित नेहरू, ये दोनों लोग सर्वाधिक बार अध्यक्षता प्राप्त करने वाले व्यक्ति रहे। कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे वो रहे बदरुद्दीन तैयब जी। पहला विदेशी व्यक्ति जो अध्यक्ष रहा है वो रहे हैं जॉर्ज यूले जी। इसके अलावा बात करें अगर प्रथम महिला की, तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय महिला वो थी कौन, सरोजनी नायडू। कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी महात्मा गांधी जी ने, एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष। और आज़ादी के समय और आखिरी जो अंतिम अध्यक्ष रहे वो रहे हमारे, जो आज़ादी के समय अध्यक्ष रहे वो रहे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये थी पूरी लाइव क्लास, जहां पर आज हम परिचर्चा कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, उनसे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, स्थान, वर्ष, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं उनके बारे में। उम्मीद है इस लाइव क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत कम समय में कोशिश थी कि बहुत छोटी सी लाइव क्लास ये रहे, ज़्यादा लंबी क्लास ना हो, ताकि आप पूरी क्लास अटेंड कर पाएँ और चीज़ों को जान पाएँ। तो उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। और ये वीडियो आपको लाइव क्लास कैसी लगी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन से टॉपिक हैं जिन पे भी परिचर्चा कराई जानी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े, तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।